अभी भी रौनक नहीं आया है, बाद में बोलेगा कब चालू हुआ लेक्चर। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं? हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। क्या बताता है? आफ्टर डेसिमल वैल्यू बताता है किसी भी नॉन इंटीजर की। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये है कि अगर कल मैंने कर्ली ब्रैकेट में दे दिया 3.14, तो आंसर कितना आएगा? कौन बताएगा मुझे? आंसर कितना आएगा? 0.14। हाँ, 0.14। अगर मैं डाल दूं 3.23, तो आंसर में आएगा 0.23। अगर मैं रख दूं 0.01, तो आंसर में आएगा 0.01। अगर मैं रख दूं 0.99, तो आंसर में आएगा 0.99। समझ रहे हो? इतना सिंपल सा लॉजिक है इसका। किसी को पता है अगर मैंने करली ब्रैकेट में ई रख दिया तो आंसर कितना आएगा? एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी है? एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी होती है ई की? 2 point something। 0.718। फिजिक्स वालों याद कर लो, फिजिक्स तो कंपलसरी है। 0.718 आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा। अगर मैं रख दूं यहाँ पर पाई, तो कितना आंसर आएगा? कर्ली ब्रैकेट 0.4। 0.14। 0.14। ठीक, 0.14 आएगा, है ना? अच्छा, अगर मैं रख दूं पाई/2, तो पाई/2 रखूंगा तो याद रखना पाई/2 की वैल्यू 1.57 होती है, मतलब 0.57 आएगा। अच्छा, अगर मैं 4 रख दिया तो? 0। जीरो। 0.6। सर डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है तो 0.0 भी नहीं, जीरो ही। कुछ है ही नहीं ना, डेसिमल के बाद क्या, जीरो ही तो है। 0.0 लिखो या 0 लिखो, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब अगर मैंने कल लिख दिया -4 की वैल्यू बताओ फ्रैक्शनल पार्ट, तो भी तुम क्या था बताओगे? 0। जीरो बताओगे। हाँ, दो डेसिमल के बाद जहां पर नहीं रहता है कुछ भी, वहां पर आप क्या बताओगे? जीरो बताओगे। डेसिमल के बाद जीरो का किस नंबर में नहीं आता? डेसिमल के बाद जीरो किस नंबर में नहीं आता? ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम? ये जो 4 है, ये 4 को मैं क्या कहूंगा? रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर? अरे सारी चीजें मैं ही बताऊं? हम्म ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम? इंटीजर। इंटीजर कहते हैं। मतलब अगर करली ब्रैकेट्स के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में इंटीजर आ गया तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? जीरो आएगी। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये तो हो गई पॉजिटिव्स की बात। नेगेटिव में बात अलग चलती है। तो नेगेटिव में क्या होता है? तो अगर आपको दे दिया -1.24, तो इसका आंसर 0.24 नहीं आता है। ठीक है, इसका आंसर आता है 1 में से जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू है आप उसको माइनस करेंगे और फिर बताएंगे। क्या बात समझ रहे हैं? नेगेटिव के लिए ये क्यों आता है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए ध्यान में रखो क्या, कि -1.24 अगर है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 1 - 0.24। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं -पाई, तो आप क्या लिखोगे इसको जरा बताना? -पाई मतलब -3.14। और माइनस के लिए क्या करना है? 1 लिखना है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कौन सी है? तो 0.14 माइनस कर देना है। सिंपल है। अगर मैं लिखूं -9.86, -9.86, अब बताओ इसके लिए क्या लिखूं मैं? -9.86 के लिए 1 - 0.86। 1 - 0.86। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करके आप बता सकते हो 0.14 आने वाली है 0.14। ना? सही है ना, 0.14 आएगी वो कैलकुलेट करके। पर मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है, माइनस वाले जब भी आएंगे एफपीएफ फंक्शन में, तो आपको 1 में से पॉइंट वाली वैल्यू माइनस कर देनी है। इस बात का ध्यान रखें। सर तो वो -4 का भी -4 -0 ऐसा आना चाहिए ना? -4 -0 सर 4 -0 ऐसा आना चाहिए ना? या 1 - 0?
1 माइनस जीरो बोले तो कि अरे हाँ हाँ सॉरी, सर वन इस माइनस लॉजिक जीरो। से जाएंगे तो 1 - 0 आना चाहिए। 1 - 0 आना चाहिए। हाँ ठीक है ना, देखेंगे ना अब इसको आगे। मैंने बोला ना अभी तो मैंने बेसिक्स कंप्लीट ही नहीं किया इसका। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, आएंगे तब समझ में आ जाएगा तुझे। थर्ड पॉइंट, ग्राफ। किसी को याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसा था? जीएफ फंक्शन का स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फंक्शन था, है ना, सीढ़ियां बनती है। और कौन सा फंक्शन था जीएफ? घर वालों का फंक्शन, याद है ना? पॉइंट्स को कम करके बताना, मार्क्स को कम करके बताना, उसको हम कहते हैं जीएफ फंक्शन। ठीक। अब ये जो फंक्शन रहता है ये कैसे वर्क करेगा, तो ध्यान से सुनना। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आंसर कितना आएगा, कौन बताएगा? 0 है, सोच के बोलो, 0 है तो 0 आएगा, सही है। 0 से आगे बढ़ा मतलब 0.1 आया तो आंसर कितना आएगा, बोलो? 0.1। पॉइंट पॉइंट वन। वन आएगा। तो ऐसे अगर मैं जाऊंगा तो टेल 0.99 तक, वो 0.1 से लेके 0.99 तक आंसर देगा, सही है। जैसे ही वहां पर 0.99 के बाद में 1 चढ़ जाएगा, वो वापस से क्या वैल्यू दे देगा? 0 वैल्यू दे देगा। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, हम जब इसका ग्राफ बनाते हैं, ये देखो मैं ग्राफ प्लॉट आउट करूँ तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा अच्छा करते हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, एक्स एक्सिस पे चल रहा हूँ मैं अभी। 2 है, 3 है। अब अगर तुमने नोटिस किया होगा तो देखो, हमने 0 से स्टार्ट किया तो वैल्यू 0 आई, 0.1 पे 0.1, 0.2 पे 0.2, करते करते 0.99 तक उछला। तो 0.99 के बाद जब 1 आ गया तो उसका आंसर वापस से 0 आ गया। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं इसी चीज को आगे ले जाऊं 1.1 पे तो आंसर क्या आएगा? 0.1। इसी तरह से 1.2 का आंसर 0.2 एंड सो ऑन। 1.99 तक आंसर तो जाएगा सही तरीके से 0.99, पर जैसे ही 2 हो जाएगा, जैसे ही 2 हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। 0। इसका मतलब है कि ये उछल उछल कर कितना उछल सकता है सर? ऊपर वाली हाइट फाइनलाइज कर लो, ये 1 के नीचे ही रहेगा। मतलब y की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? 1 के नीचे रहेगी। अब ग्राफ बनाने की देरी आ गई। तो ग्राफ इस तरीके से चलता है, 1 पे आया, होल क्रिएट हुआ। क्यों सर होल क्यों? क्योंकि 1 पर आते ही वो वापस से 0 हो जाता है और फिर वो आगे वाले के पास जाता है, फिर इस तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से जाएगा, और ये 1 पर आते ही नीचे उछल जाता है, सीधे नीचे डाउन फॉल होता है इस तरीके से। सिमिलरली सर इधर भी -1, -2, ये इसी तरीके से चलेगा, नीचे उतर जाएगा। ये यहाँ पर गया, नीचे उतर गया, है ना? तो वो तुम क्या बोलते हो तुम खिलौने को, उसको बजाते रहते हैं अपन, झुनझुना बोलते हैं अपन उसको, है ना? छोटे बच्चों को खिलाने के लिए लगाते हैं अपन, मूवमेंट करते रहते हैं, उसकी तरह ये ग्राफ क्रिएट होता है। तो इसकी अगर हम बात करें, तो मुझे बताएगा कि अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन कौन सा आएगा? डोमेन या एक्स, जो भी है, इंटीजर। इंटीजर। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं सुन। डोमेन मतलब क्या होता है? एक्स कौन सी वैल्यू एक्स की जैसे वैल्यूज नहीं चल जाए, यहाँ डाल सकते ना, या हम इंटीजर लेंगे पर, माइनस इन्फिनिटी या से मैं, इन्फिनिटी। हाँ ठीक है, कि 1 1 2 3 डालो। हाँ तो डोमेन क्या बन गई तुम्हारी? नंबर, माइनस इन्फिनिट, सारे नंबर इन्फिनिट तक आप कुछ भी पटक दो, ये हो गया। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज मतलब हाइट होती है। तो हाइट कहाँ से कहाँ तक जाएगी बताना ग्राफ से? यहाँ पर 0 वैल्यू से नीचे होती है पॉइंट 0। नाइन नाइन। नहीं, 0.99 नहीं बताते हम, इसको बोलेंगे 0 से 1, 0 को इंक्लूड, 1 को नॉट इंक्लूड। क्यों सर ऐसा क्यों? 0.99 क्यों नहीं बोला? तो भाई तुमने बोला कि 0.99 लास्ट नंबर है, ऐसा थोड़ी ना होता है।
1 से पहले शायद से 0.999999 भी तो आ सकता है, समझ रहे हो? तो ऐसे नहीं बताते हम, उनको बताते 0 से 1, पर 1 को इंक्लूड नहीं करना, 1 तक आते आते जितने नंबर आने वाले हैं वो सारे। तो पहली चीज हो गई हमारी डोमेन, दूसरी चीज हो गई मेरी रेंज। ठीक है। अच्छा, 12वीं वालों के लिए क्वेश्चन, ग्राफ कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस? Discontinuous. डिसकंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा हुआ है कि ग्राफ कैसा होता है। ठीक, तो इसका मतलब है अब हमने डोमेन निकाली, इसकी डोमेन निकली क्या, x बिलोंगिंग टू r, मतलब ये कौन सा है, r क्लब का मेंबर हो गया कि नहीं हो गया? याद है कि नहीं, मैंने बताया था r क्लब का मेंबर। क्या करते हैं हम r क्लब के मेंबर के लिए, कुछ खास बात बताई होगी? लास्ट टू लास्ट लेक्चर में अरे नोट्स पढ़ने भी रहते हैं। आर क्लब के मेंबर के लिए बात बताई थी कि उसके अंदर जो भी बंदा बैठा रहता है उसी का हम डोमेन फाइंड करते हैं। मतलब अगर मैंने कल क्वेश्चन लगा दिया कि मुझे बताओ डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो हम दो चीजें चेक करते हैं। हम सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डोमेन चेक करते हैं, फिर साइन इनवर्स की डोमेन चेक करते हैं, और दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। पर मैंने बताया था जब आर क्लब का मेंबर हो बाहर वाला, जैसे यहाँ पर ये आर वाला है, इसकी डोमेन रियल नंबर है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं और हम सीधे सीधे क्या करते हैं, तो सिंस इज आर क्लब मेंबर देयरफॉर डोमेन ऑफ y is same as that of sin inverse x, as that of sin inverse x। क्या बात समझ में आई? तो अब sin inverse x की डोमेन कितनी है, कौन बताएगा? sin inverse x की डोमेन कितनी है? हमने ग्राफ पढ़े हैं, डोमेन ऑफ sin inverse x, x बिलोंगिंग टू कहां से कहां तक? -1 से 1. -1 से 1, बेहतरीन। सो डोमेन क्या आ गई, -1 से +1 तक। तो मतलब जब भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिखे और उसके अंदर कुछ भी दिखे तो याद रखना, अगर डोमेन पूछ रहा है मतलब वो अंदर वाले की डोमेन पूछ रहा है, सीधा सीधा। ठीक है, और उसका लॉजिक क्या रहता है, लॉजिक ये रहता है कि हम पहले बाहर से शुरू करते हैं और उसका इंटरसेक्शन अंदर वाले के साथ करते हैं। तो जब भी इंटरसेक्शन करते हैं हमें छोटा रीजन मिलता है, इसीलिए हम साइन इनवर्स एक्स का सीधा सीधा लिख के फ्री हो जाते हैं। ठीक, अब अगर तुमने ग्राफ को थोड़ा सा ढंग से देखा होगा, वैसे ये बात कुछ काम की नहीं है, फिर भी एक फोर्थ पॉइंट लगा देता हूँ, बट यूजलेस है पॉइंट, ध्यान में रखना। एक्चुअल में ये फंक्शन को दिखाया कैसे जाता है, तो फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। उसकी वैल्यू आती है x-1, जब उसकी वैल्यू हो x-1 से 0 के बीच में। अगर देखो कि आप ग्राफ देख रहे हो, म्यूट पे डालो, नालिनी, ठीक। हाँ, अभी जैसे ये वाला ग्राफ अगर आप देख रहे हो जिसके ऊपर भी मैंने पेन हिलाया है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ। क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ। मतलब ये कब था, ये तब था जब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में घूमी। यही ग्राफ बन जाता है x+1 वाला ग्राफ जब वो 1 से लेकर 2 तक जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस फंक्शन को इस तरीके से भी दिखाया जाता है। अगर आप कभी किसी किताब में अगर आपके आमना सामना हो जाए तो बता के रख रहा हूँ कि हाँ भाई इसको ऐसे, नहीं तो बोलोगे सर ने तो बताया नहीं। पर बेसिकली इस चीज का कोई यूज नहीं है, मतलब सम सॉल्विंग में कुछ बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाला है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये भी चीज ध्यान में रखेगी, जब 1 से 2 में रहेगा तो उसका आंसर x+1 आएगा, जब 0 से 1 में रहेगा आंसर x आएगा, -1 से 0 में रहेगा आंसर x-1 आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन ऊपर, सो ऑन नीचे, इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अच्छा, कौन मुझे बताएगा 12th वालों में से, क्या आपको लगता है ये किसी एक फिक्स्ड एंगल पर टिल्टेड है? ये थीटा कौन सा हो सकता है? 45। ये जो टिल्टेड है 45, क्यों 45?
क्योंकि y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ है, तो लिखे वहां पर थीटा जो है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री पर सारे एंगल्स लाइंस टिल्टेड रहेंगी। ठीक, तो ये वाला फोर्थ पॉइंट जो मैंने लिखा है यूजलेस है, फिर भी आपकी नोटबुक में रहना चाहिए नोट्स के लिए, इसलिए मैंने रखा हुआ है उस चीज को। बाकी उसका कोई खास इतना रोल नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं कि पांचवा पॉइंट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसके क्या आंसर आएंगे? अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने सेम क्वेश्चन उठाया था GIF में, GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ माइनस एक्स, तब कितने आंसर आए थे? बोलो। GIF ऑफ x, GIF ऑफ माइनस एक्स। बोलो। 0 and -1. 0 एंड -1। 0 कब आता है? सही है, 0 कब आता है? x की वैल्यू जब इंटीजर होती है तब। इंटीजर होती है, एंड जब x की वैल्यू इंटीजर नहीं होती है तब -1 आता है। तो सर फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होगा? क्या फ्रैक्शनल पार्ट में भी सेम आंसर आने वाला है? चेकआउट करते हैं। ठीक, तो अब मैं फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यू रखता हूँ पहले इंटीजर, यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ पर आएगा -2। सही है, तो मुझे बताओ 2 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आएगा? 2 का फ्रैक्शनल वैल्यू 0। 0 है ना, और -2 का फ्रैक्शनल वैल्यू? अरे बोलो, वो डाउट किसने पूछा था? प्रथमेश ने पूछा था ना? नहीं सर। तो किसने पूछा था -4 वाले का डाउट? -4 का फ्रैक्शनल वैल्यू आप 1 -0 क्यों नहीं लिखते हैं? ये किसने पूछा था? अंजस ने पूछा था। मैंने हाँ सर हाँ, जस्ट तो अंजस आंसर कितना आएगा? 1 -0। 1 अच्छा, और 1 की फ्रैक्शनल वैल्यू? 0। अरे वो तो वापस से 0 आ गया। तो ये तो मैं बोल रहा था डायरेक्ट -4 की फ्रैक्शनल वैल्यू 0 ही तो आएगी। समझा क्या? ओके, यस सर। तो 0 तो मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 आती है जब x की वैल्यू इंटीजर होती है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू को पटकते हैं दूसरी कोई। तो दूसरा कौन सा लेते हैं? अब हम लेते हैं 1.5 लेते हैं, या 3.5 लेता हूँ। एक आया 3.5, दूसरा आया -3.5। ओके, 3.5 का फ्रैक्शनल वैल्यू 0.5 आ गया, और -3.5 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आता है? 1 1 minus -0.5 0.5. है ना, 1 -0.5। तुम्हें लगता है 0.5 कट गया, आंसर कितना है? 1। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1 व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो दोनों चीजें लिख लो, चाहे तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, दोनों एग्जाम्पल अपनी मर्जी से पुट आउट करो और चेक कर लेना। ठीक, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 6th, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस z क्या होगा? क्या तुम्हें याद है यही चीज मैंने उधर भी करवाई थी, x प्लस z, कि अगर x वाले नंबर के साथ नॉन इंटीजर के साथ में एक इंटीजर एडिशन में है तो ये क्या करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डब्बा अलग कर देता है, इसको बाहर फेंक देता है z को, और वो खुद अलग अपने डब्बे में बैठ जाता है इस तरीके से। मतलब 3.14 प्लस 5 अगर होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? 3.14
प्लस 5 अपना अपना बाहर निकल जाता है। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। यहाँ पर क्या होता है सर? यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर वो दूसरे को खा जाता है, मतलब जो इंटीजर है उसको खा जाता है और सीधे सीधे वैल्यू देता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं दोनों को अलग अलग भी करूं तो ये मुझे दिखेगा ऐसा प्लस ऐसा, पर इंटीजर की फ्रैक्शनल वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0। तो उसको लिखने से क्या फायदा, सही है ना? तो हम नहीं लिखते उसको, जीरो में ऐड करके क्या करेंगे, तो इसलिए सीधा सीधा आंसर हमारा आएगा फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ एक्स। समझ गए बात को? इस तरीके से लिखना है आपको। अगर मैंने दे दिया कल परसों एक्स प्लस 1 की फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ, तो आंसर क्या आएगा? 1 को क्या करेगा वो? खा जाएगा, और आप सीधे सीधे लिखोगे फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स जो भी आने वाली होगी वो। अगर मैंने लिख दिया x माइनस 4 है, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ। 4 को खा जाएगा क्योंकि इंटीजर है, और आप सीधे सीधे x की फ्रैक्शनल वैल्यू बताएंगे। इस बात का ध्यान रखो, ठीक? अच्छा, अब चलते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टी पे। हमने थोड़ी देर पहले देखा था फ्रैक्शनल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू जो आती है वो 0 से 1 के बीच में आती है। क्या बात सही है? हमने ग्राफ में भी देखा है, आप कितना भी कर लो तो 0 से स्टार्ट होती है और 1 के पहले जाके रुक जाती है, और एग्जैक्ट 1 पे ग्राफ डिसकंटिन्यू हो जाता है। सही है? क्या मैं इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि इसी का मतलब ये होता है कि हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है? बोलो, क्या सही लिख रहा हूं मैं? फ्रैक्शनल पार्ट 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होता है, ठीक? तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कल परसों लिख दूं कि फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 0, तो क्या बोलोगे आप? बराबर। नहीं नहीं, पर इक्वल टू 0 कब आता है? इसका मतलब क्या एक्स है? इंटीजर। इंटीजर रहा इंटीजर तब। यस, एक्स इंटीजर है। एक्स इंटीजर है तो मैं z लिख दूं यहाँ पर। और अगर कभी ऐसा आपके दिमाग में आ गया कि x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है? x ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 तो नहीं है। तो अगर इक्वल टू 0 नहीं है मतलब वो इंटीजर नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अगर x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x जो है, x कैसा है? अरे एक मिनट, फ्रैक्शनल पार्ट ना, इन रुको रुको मैंने गलत, फ्रैक्शनल पार्ट हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज फ्रैक्शनल पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0। सही है? अगर फ्रैक्शनल पार्ट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है? x इज डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो जब भी x इंटीजर नहीं रहेगा, हमेशा आंसर क्या आएगा आपका? फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0 वाला फंडा चलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस टाइम पे डोमेन क्या रहेगी इसकी? अगर मैं डोमेन कहना चाहूँ तो कैसे कहूंगा? इसकी अगर डोमेन में कहना चाहूंगा तो कैसे बताऊंगा? सिर्फ इतने वाले फंक्शन की, रुको, इसकी इसकी अगर डोमेन कल परसों अगर मैंने तुम्हें दे दिया, ऐसा नीचे लिख के देता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन 0, तो इसकी डोमेन मतलब x कौन सी वैल्यू ले सकता है? सर 0 1 और दोनों को ओपन 0 से ब्रैकेट। 1 तक। सोच के तुम जोश में आंसर देते हो। डोमेन का मतलब x की वैल्यू, यहाँ पर क्या आ सकता है? यहाँ से 0 से 1 तक ही आती है क्या वैल्यू? तुम जो बता रहे हो जी, y की वैल्यू बता रहे हो, तुम जो बता रहे हो y की वैल्यू, जब मैं फंक्शन लिखता हूँ 0 फ्रैक्शनल से, नंबर आ सकते हाँ, जब मैं ये लिखता हूँ तो ये पूरे इसका आंसर 0 से 1 में आता है, मतलब ये y की वैल्यू आती है। पर x की जगह पे हम थोड़ी ना सिर्फ 0 से 1 पटकते हैं, x की जगह तो हम दुनिया के सारे नंबर पटक सकते हैं। सही है कि नहीं? पर जब मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, मतलब वो कौन नहीं है? वो इंटीजर नहीं है सर। क्या दिख रहा है यहाँ पर? देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो इंटीजर नहीं है। और इंटीजर नहीं है तो x बिलोंगिंग टू पूरा रियल नंबर का सेट माइनस z, इस तरीके से लिखना है। जरा सोचो और वापस से बताओ मुझे, या फिर मैं इसको क्लीन करता हूँ और वापस लिखता हूँ।
ऊपर से फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 0, ये तब होता है जब x इंटीजर होता है। तो सर जब x इंटीजर नहीं होता है तो क्या होता है? तो फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि देखो हमने ऊपर ही कंडीशन देखी है कि फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो पहली कंडीशन उठाई उसमें से इक्वल टू 0 वाली, ये तब होती है जब x इंटीजर होता है। और ग्रेटर देन 0 कब होता है? जब x नॉन इंटीजर होता है। नॉन इंटीजर का मतलब डेसिमल वाली वैल्यूज, कुछ भी ले सकता है, ठीक है। और इसी का मतलब ये होता है x बिलोंगिंग टू रियल नंबर माइनस इंटीजर। बात को ध्यान में रखो, मेंशन करो, काफी अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे सर? तो एक क्वेश्चन लगाता हूँ यहाँ पर एग्जांपल में, y is equal to log of fractional part of x, y is equal to log of fractional part of x। इसकी डोमेन बताओ, इसकी डोमेन बताओ। तो आप क्या करते हो डोमेन ढूंढते टाइम? क्या करते हो? सबसे पहले बाहर वाले से स्टार्ट करते हो। बाहर सबसे पहले कौन दिखता है रास्ते में? log लॉग से पूछते भाई तेरी तकलीफ क्या है, तो लॉग क्या बोलता है? मेरे आसपास बैठे हुए दोनों लोग कैसे चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो positive ये तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसा चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए। क्या वो इक्वल टू 0 चल सकता है क्या? लॉग में वहां पर इक्वल टू 0 चलता है क्या? सोचो, एक लॉग का क्वेश्चन भी बाकी है नहीं हमारा। सर अगर log a टू द बेस b है तो a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1 होता है, याद है ना? सही है कि नहीं? तो इक्वल yes टू sir 0 नहीं होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो ग्रेटर देन 0 ये कब होगा फ्रैक्शनल पार्ट? ये तब होगा व्हेन x बिलोंगिंग टू रियल नंबर माइनस इंटीजर। स्टार मार्क क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। इस पॉइंट को भी हाईलाइट करके रखो, 9th वाले पॉइंट को, काफी काम का पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब जो आपके बेसिक्स और ज्यादा क्लियर करेगा। ये 9th पॉइंट हो गया। अब 10th पॉइंट। 10th पॉइंट क्या रहता है? तो 10th पॉइंट ऐसा है कि भाई दुनिया का कोई भी अगर नंबर है x, मैं लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू r, ये दुनिया का कोई भी नंबर है, देन x को मैं हमेशा हमेशा दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। एक तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसका फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब सर नहीं समझा। मतलब अगर मैं एक नंबर उठाता हूं, यहां पर x की वैल्यू उठाता हूं 4.2, तो 4.2 को मैं उसके GIF प्लस FPF में लिख सकता हूं। और अब आप चेक करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.2 कितना आता है? 4 4। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.2 कितना आएगा? 0.2 0.2। 0.2 4 प्लस 0.2, क्या तुम्हें नहीं लगता कि 4.2 होता है? ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि हमेशा दुनिया का कोई भी नंबर, उसको हम उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो इस क्या सर इसका यही मतलब होता है? जैसे मैंने अभी तुम्हें एक प्रॉपर्टी दी, ये वाली प्रॉपर्टी दिख रहा है, एनी नंबर इज इक्वल टू GIF प्लस FPF। यहीं से एक और प्रॉपर्टी आती है कि x माइनस GIF is equal to fractional part, and same time x minus fractional part is equal to f of x। देखो, इधर उधर भेज सकते हैं ना हम दो। मतलब पार्ट की वैल्यू होती है नंबर में से ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर देना। तो अब हम कोशिश करते हैं, एक आधा नंबर उठाते हैं। जैसे मैंने उठाया 4.2 ही उठाता हूँ, 4.2, और मुझे उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है। तो अभी तो मैं तुम्हें डायरेक्ट मेथड बता चुका हूँ कि 0.2 ले लो, 1 में से माइनस कर दो, पर वो एक्चुअल में आता है या नहीं आता वो चेक करते हैं कैसे आएगा। तो जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से चलूंगा, वहां पे लिखा है x क्या है? 4.2
माइनस क्या है, GIF ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.2। अब मुझे बताओ, एक आएगा 4.2, दूसरा आएगा, बताओ क्या आएगा, GIF ऑफ 4.2, 4. GIF ऑफ 4.2 4 आएगा, 4.2 माइनस 4, सो फाइनली यू विल गेट 0.2। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब इसी चीज को मैं माइनस में लेके जा रहा हूँ, तो तुम्हें समझ में आएगा मैं 1 माइनस क्यों बोल रहा था। -4.2, -4.2 को कैसे लिखेंगे, तो भाई -4.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.2, तो एक तो आ गया -4.2, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.2 कितना होता है? -5. -5। हमारे घर वाले उसको पीछे खींचते हैं, याद है ना? तो -5 आएगा, फिर वो माइनस और ये बाहर वाला माइनस, ये क्या बन जाएगा, +5। फाइनली यू आर गेटिंग 5। क्या बात समझ रहे हो? आपको क्या मिला, 5। और 5 में से आप 4.2 माइनस करने वाले हो। क्या बात समझ रहे हो? 5 में से 4.2। मैं थोड़ा सा और स्प्लिट करता हूं ताकि जिनको नहीं समझ रहा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -4.2 को, -4.2 को और क्या लिखा जा सकता है? कैसे लिख सकते हैं -4.2 को? -4 माइनस 0.2, सोच के बताओ। यस सर। यस, और प्लस में क्या चल रहा था, 5। 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1। तो यू आर गेटिंग 1 माइनस 0.2। तो मैंने बोला भाई ये इतना बकवास करने से, जब भी नेगेटिव नंबर आपको दिखे, आप उसको सीधे सीधे लिख दो 1 माइनस 0.2। क्या मैंने यही बताया था आपको? सोचो। यस सर। बोलो। सर। यस सर। यस सर। हाँ हमारा, हाँ, एक और एग्जांपल उठा के देखते हैं। हाँ, बोल, कौन है? हमने उठा लिया, वो मास्टर उसका फ्रैक्शन, तो आप क्या लिखते थे, 1 माइनस 0.4। पर क्या सही में, एक बार वापस चेक करते हैं कि हम, हाँ भैया, अब आवाज आ रही है? यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया था। बताओ। और स्क्रीन आवाज आ रही है मेरी? यस सर।
सेक्शन चल रहा था 3-4 वाला वैल्यू निकाल रहे थे अच्छे से 3.04 3 गया 1 गया पॉइंट ओपन सर स्क्रीन नहीं दिख रही। मतलब ये सब आप डायरेक्ट स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे सर उस पे लिख के आ रहा वीके सर है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, बस उतना ही दिख रहा। मुझे तो वो भी नहीं दिख रहा है सर। सर और वॉइस भी लैक हो रहा है। 2 मिनट रुको। अंजस यस सर। आवाज आ रही है अभी यस सर। या कट रही है अभी भी? नहीं ना? आ नो रही है सर नहीं सर। कट रही, अभी आ ओके, रही है अब अच्छे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, चेक करो दिख रहा है? यस सर दिख रही है। हाँ ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ तक किया था 3.14 का हमने फ्रैक्शनल वैल्यू निकाला। और कैसे निकाला? तो ये फिर -3.14 एज इट इज लिखा, पर उसके 2 टुकड़े करे मैंने इस तरीके से, -3 -0.14 और प्लस में आया 4। 4 कहाँ से आया? तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो -4 आई थी, वो माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, एंड फाइनली वी गॉट द +4। 4 -3 करने पर 1 मिला, 1 -0.14। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि हम इतनी सारी चीजें छोड़कर डायरेक्टली 1 -0.14 लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने नेगेटिव वाले लोगों के लिए आपको डायरेक्टली बता के रखा हुआ था। तो अब आपका काम क्या है? आपका मेन काम है आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज मेंशन करके रखनी है, ये पहली, दूसरी और ये वाली। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर को आप उसके जीएफ प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन लगा रहा हूं, मुझे क्वेश्चन का आंसर बताना। डोमेन ऑफ y is equal to 1 upon under root x minus gf of x। डोमेन ऑफ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या तकलीफ है? हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सर तो डिनोमिनेटर इज प्रॉब्लम ग्रेटर कहाँ देन। से? हाँ, नीचे रूट है तो डिनोमिनेटर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पर क्या इक्वल टू 0 चलेगा उसे? नहीं नहीं। सर ओनली ग्रेटर देन। ओनली ग्रेटर देन 0। तो हम बोलेंगे भैया तो डिनोमिनेटर है, तेरा दर्द ये है, तुझे बीमारी है कि तेरे अंदर जो बैठा है वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सही है? कोई मुझे बताएगा फ्रैक्शनल ये? पार्ट। हाँ, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी देख के आए थे हम, पहली वाली प्रॉपर्टी है ना, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट इज ग्रेटर देन 0। और वो कब होता है? फ्रैक्शनल रियल पार्ट नंबर्स 0 कब माइनस बन जाता है? रियल इंटीजर। नंबर हाँ, माइनस इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। और इसको इस तरीके से याद रखना ताकि तुम्हें दूसरा भी बेसिक कंसेप्ट याद रहे कि वो पूछ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0 कब होता है। इसका मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर नहीं है ना, मतलब इक्वल टू 0 नहीं है। इक्वल टू 0 नहीं है मतलब वो क्या नहीं है? नॉट बिलोंगिंग टू इंटीजर है। इसी का मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस
इंटीजर। तो ये बेसिकली आंसर है हमारा डोमेन का। मैंने उसी का क्वेश्चन को दूसरी तरीके से घुमा के बताया आपको। एक और क्वेश्चन लगा रहा हूँ, अब लिखो और बताओ। इफ f of x is defined in 0, 1, then domain of f of n x is question mark। तो देखो पहली बार देख रहे हो ऐसा क्वेश्चन, तो क्या करना है, f of x को कहां पर डिफाइन किया गया है, 0 से 1 के बीच में डिफाइन किया गया है। ठीक है, मतलब अगर f of tan x की अगर बात कर रहा है कि उसके बारे में बताओ, तो इसका मतलब ये है कि tan x भी डिफाइंड है 0 से 1 के बीच में। देखो इक्वल टू का साइन कहीं नहीं लगाया मैंने, सिंपल ब्रैकेट लिया था। f of x इज डिफाइंड इन 0 to 1, मतलब x 0 से 1 के बीच में है। तो वैसे ही f of tan x दिया है, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ध्यान से देखो। एक जगह x है तो एक जगह tan x है। तो अगर x 0 से 1 पे डिफाइंड है तो tan x भी 0 से 1 में डिफाइंड रहेगा। tan x अगर 0 से 1 में डिफाइंड है तो x कहां से कहां तक जाएगा, कौन बताएगा? अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सोच के, मुझे x कहां से लेना है, तो मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो मैं tan को कहां भेजूंगा, दूसरी तरफ भेजूंगा। दूसरी तरफ जाके tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ना ना, ऐसा सोचो, tan x इक्वल टू 1 है और मैं बोलता हूँ यार tan तू उधर चले जा, तो उधर जाके tan क्या ऐसा इनवर्स। दिखता है कि 1 tan अपॉन tan इनवर्स। होता है? हाँ, tan इनवर्स होता है, वहां जाके क्या होता है, tan इनवर्स। तो मतलब अगर मैं इसको इधर और इधर फेंकूंगा, वो दिखेगा tan इनवर्स ऑफ 0 x tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan इनवर्स ऑफ 0 का मतलब tan की वैल्यू 0 कब आती है सर, tan की वैल्यू 0 आती है 0 पे। और tan इनवर्स की, अरे इधर 1 था, और tan की वैल्यू 1 कब आती है, 45। 45 पे। तो यहाँ पर आएगा 45 या फिर π/4। तो बेसिकली x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ गया, 0 से π/4। कब, जब आपका tan x 0 से 1 के बीच में था। ध्यान में रहेगा क्वेश्चन। मैं तुरंत दूसरा क्वेश्चन लगा रहा हूँ, सेम टाइप का है। इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड इन -3 to 2, then domain of f of 1 minus gf of x is equal to question mark। सोचो और बताओ। सोचो और बताओ क्या करना है। ऊपर क्या किया था हमने, ऊपर tan x को लिया था और उसको 0 से 1 में पटक दिया था। तो यहाँ पर अब मैं किसको लेके पटक दूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट का है, अरे gf है। उसको लिख भी तो सकते हैं ना फ्रैक्शनल पार्ट। नहीं नहीं नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट कब लिखते हैं, जब x माइनस gf ऑफ x हो। हाँ, 1 ऐसा थोड़ी माइनस। ना। हाँ, सॉरी तो सॉरी। अभी आपको क्या करना है, आपको करना है कि 1 माइनस gf ऑफ x इज इन बिटवीन -3 to 2। क्या बात सही है? अब इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 को उधर दोनों भेजना साइड। पड़ेगा, है ना। 1 को भेजू मैं उधर, तो 1 को अगर मैं भेजूंगा तो कैसे दिखने लगेगा, मुझे एक बात बताओ। 1 को उधर मैंने भेजा तो वो जाएगा -4। -4 माइनस gf ऑफ x, और ये उधर जाएगा 1 आ जाएगा। क्या बात सही है? पर पर अभी ये बीच में ये माइनस क्या तकलीफ दे रहा है, अभी माइनस का क्या करें, सबसे सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि यस सर। मुझे ये माइनस भी तो नहीं, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है,
चेंज हो जाएगी। चेंज होएगी, दैट मीन्स -1, ठीक है, जी एफ ऑफ एक्स और 4। देखो सही किया क्या मैंने, यस सर। है ना, सही किया है। तो अब मुझे बताओ, ये क्या है, जी एफ ऑफ एक्स है ना, जी एफ ऑफ एक्स -1 से 4 के बीच में, मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, जरा सोचते हैं अपन, नंबर लाइन पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, इधर आएगा -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4। सबसे पहला टप्पा -1 से लेकर 0 तक, है ना, सबसे पहला वाला पार्ट -1 से लेकर 0 तक, उसकी वैल्यू कितनी आती है, कौन बताएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर याद है, अरे बोलो। अगर मैं बोलूं x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0 तक, अभी 0 को हाल फिलहाल नहीं इंक्लूड कर रहा, ठीक है, तो gf की वैल्यू कितनी आएगी, पिछली बार तो फटाफट बता रहे थे, -2। अगर -2, है ना, 0 से लेकर -1 तक, मतलब एक जीरो, जीरो को इंक्लूड तो नहीं करना है हमें, तो हमारे पास आएगा -0.1, सोच के बोलना, -0.2, -0.3 एंड सो ऑन अप टू -1 तक। तो बताओ -0.1 को अगर मैंने रखा जीएफ में, तो आंसर कितना आएगा, 0। ना रे, घर वाले आगे -1। पूछते हैं -1, घर वालों का फंक्शन है, बोला था ना मैंने, घर वाले तुम्हारे मार्क्स कम करेंगे, याद है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर -1 से 0 तक आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है, -1 आने वाली है, क्या बात समझे। तो अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, ठीक, सबसे पहले पार्ट में उसकी वैल्यू कहां तक आएगी, सबसे पहले पार्ट में x की वैल्यू कहां तक आएगी, सोच के बोलना, मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट को लेता हूँ, नहीं तो मुझे लगता है ज्यादा हो गया है, ज्यादा बड़ा सम हो गया क्या तुम्हारे लिए, हैवी डोज हो गया क्या, तो बोलो। -1 जी एफ ऑफ एक्स, और इधर कौन था, 4 था, ठीक। तो सबसे पहले जी एफ ऑफ एक्स, जी एफ किसकी वैल्यू देता है हमेशा, बाहर आउटपुट में कौन आता है बताना मुझे, क्या नाम है फंक्शन का, फंक्शन का नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब अगर मैं x की जगह पर रखूं 3.12, तो आंसर में इंटीजर आएगा, अगर x की जगह पे 5.05 रखूं तो आंसर में इंटीजर आएगा, याद है ना, मतलब अगर आपको पिछला वाला पार्ट याद आ रहा होगा तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल टेक वैल्यूज, एक तो वो ले सकता है वैल्यू -1 वाली, ठीक है, या फिर वो वैल्यू ले सकता है 0 वाली, या फिर वो वैल्यू ले सकता है 1, या फिर वो वैल्यू ले सकता है 2, या फिर वैल्यू ले सकता है 3, या फिर वो वैल्यू ले सकता है 4, क्योंकि हम 4 तक जा रहे हैं। और नहीं याद आ रहा तो 2-4 पन्ने पलटाओ, पिछले वाले में हमने सेम सम किए थे, सेम, तो तुम्हें शायद से ध्यान में आ जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 कब आती है, जब x की वैल्यू -1 से 0 तक रहती है, सही है, इसकी वैल्यू 0 कब आती है, जब x की वैल्यू 0 से 1 तक जाती है, 1 कब आती है, जब 1 से लेकर 2 तक जाती है। तो अगर मैं आज इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, तो नंबर लाइन पे कैसे दिखने वाला है मुझे, -1, 0, 1, 2, 3, 4, x की वैल्यू पहले टाइम कहां से कहां तक थी, -1 के बराबर 0 तक, एंड, है ना, एंड या फिर यूनियन कहें हम, यूनियन, यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन करेंगे 0 से 1,
तो 0 से चालू होगा 1 तक जाएगा, फिर 1 से चालू होगा, कौन ज्वाइन हुआ रे अभी? देखो तब तक 2-4 पन्ने पलटा के, क्या हुआ, ये तो भाग गया शिम्पी। ओके, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, और 3 से 4 तक। तो फाइनली मेरा आंसर कहां से कहां तक आया? x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 4 तक। 4 को इंक्लूड करना है क्या, जरा बताना मेरे को सोच के। No, sir. हम्म 4 को इंक्लूड नहीं करना है। एक बार चेक करते हैं, ये सब तो हो गए हमारे। gf ऑफ x की वैल्यू 4 कब आएगी? जब x कहां से कहां तक रहेगा? 4 से 5. हाँ, 4 से 5 तक रहेगा, मतलब एक और लाइन आगे जानी चाहिए। जब x 4 से 5 तक रहेगा, मतलब 4 से 5 तक, मतलब हमारा डोमेन चेंज हो गया। कहाँ से शुरू हुआ था ये? -1 से शुरू हुआ था, कहाँ तक गया? 5 तक गया। तो -1 से लेकर 5 पर क्या रखेंगे? इसको इंक्लूड और इसको नॉट इंक्लूड। अगेन इंपॉर्टेंट सम है, पर वापस से बोलूंगा, लेक्चर में आते हो पिछला वाला प्लीज रीड करके आए। सिर्फ सर से पूछना कि सर आप कब लेक्चर ले रहे हो, ये नोट्स उठाऊं वो नोट्स उठाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, देन इट्स ऑफ नो यूज, जीरो यूज है इन चीजों का। आपको बेसिक पिछला वाला क्वेश्चन ही नहीं याद आ रहा है जो मैंने पिछली बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया था ऐसा। ठीक, मैं अगेन सेम क्वेश्चन लगा रहा हूँ, सेम, पर अब मैं कहानी को बदल दे रहा हूँ। इफ f of x is defined in -3 to 2, same, so domain of mod of gf of x। हाँ जी, अब बोलो, अब मैंने और बड़ा ट्विस्ट डाल दिया, दो दो फंक्शन घुसा दिए। mod of gf of, तो डोमेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तकलीफ पूछते हैं उससे कि भैया तकलीफ क्या है तुम्हारी, सही है ना? तो सबसे पहले रास्ते में कौन मिला मुझे? सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिख रहा है? मॉड। मॉड। मॉड की क्या तकलीफ है? मॉड क्या बोलता है? अंदर है ना, का मॉड निगेटिव होगा तो बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मॉड वाला को हम लेते हैं, कहां से कहां तक डिफाइंड है? पहली चीज वो डिफाइंड है से 2 तक, तो एच इट इज उठाते हैं मॉड ऑफ जी एफ ऑफ एक्स, और उसको बोलते हैं भैया तू -3 से 2 के बीच में डिफाइंड है। ठीक, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, हमने उस फंक्शन को उठाया, जैसे यहाँ पे मैंने tan x को उठाया 0 से 1 में पटका, यहाँ पर इस बंदे को उठाया और उसको 3 से 2 में पटका, यहाँ पर भी मैंने वही हंगामा किया, -3 से 2 के बीच में पटक दिया इस चीज को। ठीक, पर एक बात बताओ, मॉड की वैल्यू हमेशा कैसी आती है? पॉजिटिव। है ना, ये पॉजिटिव आएगी हर बार। और ये -3 हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा? निगेटिव। नेगेटिव। तो एक बात बताओ मुझे, क्या कभी कोई नेगेटिव पॉजिटिव से बड़ा होता है क्या? क्या? नहीं, इधर देखो, कभी नहीं। सॉरी, क्या कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? सोच के, ऑलवेज। कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? हाँ सर। ऑलवेज ना सर। हर बार होता है, हाँ हाँ, तो नहीं होगा कैसे बोलता, हर बार, है ना, हर बार ऑलवेज होता है। ऑलवेज जो होता है उसको क्या करते हैं हम? इग्नोर। इग्नोर, इग्नोर करते। क्यों? क्योंकि हमें बाद में इंटरसेक्शन निकालना है, और इंटरसेक्शन में रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन जब भी करेंगे तो हमेशा छोटा वाला पार्ट मिलेगा। तो हमने इसको क्या बोला? ये ऑलवेज होता है, और जो ऑलवेज होता है उसे इग्नोर कर दो। तो हमने इग्नोर कर दिया कि नेगेटिव तो हमेशा रहेगा। तो अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या है? मॉड ऑफ जी एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। अब इससे आगे कैसे बढ़े? तो इससे आगे ऐसे बढ़ते हैं कि
इस 2 के जैसे ही मैं मॉड हटाऊंगा तो इस 2 के आगे आ जाएगा प्लस और माइनस, तो एक माइनस आएगा इधर GIF ऑफ, और प्लस आएगा इधर। हाँ जी, अब ये पिछले वाले सम जैसा बन गया। अब बताएं GIF की वैल्यू -2 से 2 के बीच में कब रहेगी? तो पहली चीज GIF है, मतलब उसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है? एक इंटीजर आएगा। इंटीजर आएगा मतलब GIF वैल्यू ले सकता है -2, -1, 0, 1 एंड 2। जब -2 आएगा तो x कहां से कहां तक रहेगा? बोलो। -2 to -1. -2 to -1, एक इंक्लूड दूसरा नॉट इंक्लूड। दूसरे इसमें -1 से 0, तीसरे इसमें 0 से 1, फिर 1 से 2, और जब 2 आता है तब वो 2 से 3 तक जाता है। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे लेके आ जाऊं, x कहां से कहां तक शुरू हो रहा है? तो देखो -2 से स्टार्ट हो रहा है, सबसे लोएस्ट वैल्यू -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये मैंने 2 बार इतना सारा बड़ा चीज लिखा है। ये इतनी बड़ी चीज लिखने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आपको अब याद हो जाना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी दिखे आपको क्या हंगामा करना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है, सीधे नंबर लाइन पे चले जाना है और नंबर लाइन से ही प्लॉटिंग शुरू कर देनी है। तो अगली बार ये नहीं आना चाहिए -2 से शुरू हुआ, 1 तक गया पहले वाले पार्ट के लिए, दूसरे पार्ट के लिए -1 से शुरू हुआ, 0 तक गया, फिर 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, और यहाँ पे आके रुक गया। सो फाइनली अवर वैल्यू इज x बिलोंग टू -2 से 3, एक इंक्लूड दूसरा नॉट इंक्लूड। पिछली बार हमने डायरेक्ट इसको देख के बोल दिया था, अगर याद आ रहा होगा, तो हमने नंबर लाइन भी प्लॉट नहीं की थी। तो इस चीज को मेंशन कर लो, क्वेश्चन लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैं दूसरा क्वेश्चन लगाता हूँ तब तक। f of x is 0 से 1। चलिए क्वेश्चन है, if f of x is defined in 0 to 1, then domain of f of e raised to x, f of ln mod x। ये ln का मतलब क्या होता है रे? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, लॉग टू द बेस e को हम ln से दिखाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फंक्शन इज डिफाइंड इन बिटवीन 0 to 1। इसका मतलब पहले वाला e रेस टू x जो है वो 0 से 1 में आएगा, एंड ln ऑफ mod x जो है वो भी 0 से 1 तक आएगा। ठीक है, चलिए मुझे x की वैल्यू बताइए, मैंने ये लिख के दे दिया, सॉल्व करके मुझे बताओ कि कैसा आने वाला है। मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ भाई, आया आंसर? बोलो। आंसर आया? साइलेंट मोड में चले जाता। अंजस, भक्ति, मयूरेश, प्रथमेश, ऋषिकेश। ऋषिकेश तू भी बोल लिया कर कभी, अच्छा लगेगा।
e रेस टू एक्स 0 से 1 के बीच में। अच्छा मुझे बताओ, क्या e रेस टू एक्स का ग्राफ पता है क्या तुम्हें? यस सर। कैसा उल्टा ई बनता है पता है तुम्हें? इस तरीके से ग्राफ जाता है, सही है ना? इसको ऐसे इमेजिन करो, ई बन जाता है ऐसा, ठीक है? इस तरीके से ग्राफ जाता है e रेस टू एक्स का। अब मुझे बताओ, 0 से 1 तक x की वैल्यू कहाँ तक बोला है? e रेस टू एक्स कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 0 से X, 1। ध्यान से सुनना, x मुझे 0 से 1 तक चाहिए, e रेस टू एक्स, सॉरी, e रेस टू एक्स 0 से 1 तक चाहिए मुझे, तो x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? मतलब क्या हो गया सर? ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। y इज इक्वल टू e रेस टू एक्स, ये फंक्शन है और वो कह रहा है y 0 से 1 के बीच में है। y 0 से 1, y ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है। देखो ध्यान से, y की वैल्यू 0 कब होती है? ये देखो इस तरफ हो रही है। और y की वैल्यू 1 कब होती है? तो y की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है। अगर ध्यान से याद होगा तुम्हें, ये 0,1 था पॉइंट, सही है ना? 0,1 था। तो y की वैल्यू 0 कब हुई? तो ये इस तरफ जा रही, इंफिनिटी की तरफ। और y की वैल्यू 1 कब हुई? इस वाले पॉइंट पर, जब x की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ x इज बिलोंगिंग टू, ध्यान से, x इज बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से 0 तक। देखो x एक्सिस पर माइनस इंफिनिटी से 0 तक। ये पहली चीज कंप्लीट करी हमने, ये मैंने फर्स्ट वाले का ग्राफ कंप्लीट किया, फर्स्ट। अब रहा सवाल दूसरे वाले का। दूसरा वाला क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना, ln ऑफ मॉड x ये 0 से 1 के बीच में चाहिए। अब ऐसे तो नहीं करते आएगा, तो किसी को पता है log ऑफ 1 कितना होता है? 1 का log कितना होता है? सर बेस। बेस कुछ भी हो लो, बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे log 1 0 होता है। log 1 मतलब तुम समझते हो, log ऑफ 1 बेस में कुछ भी होंगे, x होंगे, तो इसका मतलब क्या होता है? हम पूछ रहे हैं कि x की कितनी पावर चढ़ाने पर आंसर 1 आएगा। x की कितनी पावर चढ़ाने पर 1 आएगा? 0। 0। तो हमेशा log 1 कुछ भी हो दो, ln 1 भी अगर किसी ने दे दिया तो वो यही पूछ रहा है। ln का मतलब होता है log ऑफ 1 टू द बेस e। पूछने का तात्पर्य e की कितनी पावर 1 आता है, e की कितनी पावर 1 आता है, आंसर 0। तो log 1 बेस कुछ भी हो दो, हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अब ध्यान से सुनो, मैं इस 0 को मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ। भैया तू तो मुझे ln 1 की तरह दिख रहा है, मतलब log टू द बेस, सॉरी log ऑफ 1 की तरह दिख रहा है, ठीक? ln में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि बीच वाला नमूना भी ln में है, इसलिए। अब 1 कब आता है? तो ln log की वैल्यू 1 कब आती है? आंसर में 1 कब आता है? तो सर तब आता है जब दोनों सेम सेम हो, है ना? log 2 टू द बेस 2 हो, log 1 टू द बेस 1 हो। 1 तो हम लेते ही नहीं है ना? 1 नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर वो कहानी तो खत्म हो गई। log 3 टू द बेस 3 हो, मतलब जब दोनों मैचिंग मैचिंग हो, ये आसपास बैठे, तब आंसर में क्या आता है? 1 आता है। आज मेरे बेस में क्या है? ln का मतलब क्या है? बेस में कौन है? ई। e है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? ln e, मतलब ये हो गया log e टू द बेस e। क्या बात सही है? सोचो, log यस e सर। टू द बेस e, और वो 1 आएगा। तो मैंने 1 को इस तरीके से मॉडिफाई किया और 0 को इस तरीके से मॉडिफाई किया। अब तीनों तरफ एंटी लॉग ले रहा हूँ, तीनों में एंटी लॉग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका ले रहा हूँ एक साथ। तो ये 1 आ गया, ये मॉड एक्स आ गया, और ये पंदा ई आ गया, सबका लॉग हट गया। अब मॉड एक्स की वैल्यू 1 से लेकर ई तक। अरे एक चीज रह गई क्या हमारी? हाँ नहीं, 0 से 1 स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है ना, सिंपल ब्रैकेट है, ठीक है, तो सही चल रहा है। मुझे लगा ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया।
ओके, मॉड एक्स की वैल्यू 1 से लेकर ई तक रहने वाली है। मॉड एक्स की वैल्यू 1 से ई तक कैसे सॉल्व करें सर? मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ और मुझे बताएं आप। 1 लेस देन मॉड एक्स लेस देन ई, ठीक, कैसे सॉल्व करें? तो क्या मैं इसके दो टुकड़े करूं? मैं दो टुकड़े कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एक पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। मतलब पहले इसमें लिख रहा हूं मॉड एक्स जो है वो 1 से बड़ा एंड एट द सेम टाइम मॉड एक्स जो है ई से छोटा, ठीक। तो मॉड एक्स 1 से बड़ा, मतलब हमारा घोड़ा कहाँ पे खड़ा? मॉड एक्स याद है तुम्हें? तो घोड़ा कहाँ पर खड़ा रहेगा हमारा? 0 पे। 0 पे खड़ा रहेगा सर। कितने लंबाई की रस्सी फेंकनी है हमें? एक। एक लंबाई की रस्सी, एक लंबाई की इधर, एक लंबाई की इधर, सही है ना? और अब मुझे बताओ घास कहाँ की खानी है? अंदर की खानी है, बाहर की घास खानी है? बाहर की। बाहर की, मतलब 1 के इस तरफ, -1 के इस तरफ। ये पहला पार्ट हुआ, ठीक। दूसरा पार्ट क्या चिल्ला रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है घोड़ा कहाँ पे खड़ा? 0 पर, ई लंबाई की रस्सी इधर, -ई लंबाई की रस्सी इधर। और घास कहाँ की खानी है? अंदर की। अंदर की घास मतलब यहां से लेकर यहां तक। क्या बात सही है? अब दोनों को मर्ज करना है, क्योंकि यहाँ पर एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो मैं बोलूंगा चल भाई एक नंबर लाइन पे आते हैं और बनाते हैं। एक जगह पे 0 आया, एक जगह पे -1 आया, एक जगह पे 1 आया। ये ई की वैल्यू कितनी होती है? कौन बताएगा? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर। 2.763। 2.76। अरे 178। अब मुझे बताओ, मतलब ई किधर आएगा? +1 के राइट साइड में आएगा या लेफ्ट साइड में आएगा? मतलब ई 0 से 1 के बीच में आएगा या 1 से आगे चला जाएगा? आगे। बोलो। आगे जाएगा, मतलब हमारा ई इधर आने वाला है। और -ई कहाँ पे आएगा? सर -ई इधर आने वाला है। क्या बात सही है? ठीक। अब इधर वाला ग्राफ क्या कह रहा है? इधर वाला ग्राफ कह रहा है सर मैं ई से +ई तक रहूंगा, -ई से +ई तक रहूंगा। और ऊपर वाला ग्राफ क्या चिल्ला रहा है? सर मैं तो 1 से छोटा और इधर, सॉरी, -1 से छोटा और इधर +1 से बड़ा। अब दोनों कहाँ पे राजी हो रहे हैं? बताओ मुझे, दोनों कहाँ राजी हो रहे हैं? x बिलोंग्स टू, हमारा आंसर आ जाएगा इधर वाले से यहाँ तक, मतलब -e to -1 बोथ नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 1 से लेकर e तक। चेक करो, चेक करो। क्या सही बना है ग्राफ या कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तुम्हें? बोलो। समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट पार्ट में रेंज पे जाने वाला हूँ, और रेंज में नेक्स्ट लेक्चर में कल शुरू करूंगा, ठीक। अब सुनो, मेरे स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। अब सुनो, एक क्वेश्चन तुम्हारा लॉग वाला रह गया था, जिसके लिए मैंने बोला था तुम्हें कि प्रॉपर्टी ढूंढ के रखना, और तुमने ढूंढ के रखी होगी, है ना? अंजस का डाउट था। क्या था अंजस बेटा डाउट? बोलना। 18th 19 कोई सम था ना? लॉग ऑफ 9, नहीं लॉग 9 नहीं था शायद से, 9 के पावर में लॉग ऑफ 1 अपॉन ऐसा कुछ था ना, 1 अपॉन लॉग। सर 1/9 रेज टू log 2 base 2 और 3 base 2 ऐसा था, हाँ 3 नहीं base 2 था? लेस देन इक्वल टू less than equal to log to the base 2 x x, and है ना? इसको सुन, अभी कैसे पढ़ते हैं? log x to the base 2 बोलते हैं, log log x to the base 2। हाँ, और लेस देन इक्वल टू, less than equal to log 27 to the base 8। हाँ बेहतरीन, log 27 to the base 8। और मैंने तुमको बोला था कि क्या हमने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो तुमने उस टाइम भी फेमस साइलेंस में बैठे थे, अभी भी साइलेंट ही रहोगे, तो मैं बता देता हूँ फाइनली।
क्या तुम्हें एक चीज पता है, हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ी हुई है, पहली बेसिक चीज, a रेस टू m है, उसके रेस टू n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेस टू m इंटू n लिख सकते हैं। सही है, ये पढ़ा हुआ है तुमने। पर क्या मैं इसी चीज को आगे a रेस टू n और उसकी पावर m लिख सकता हूँ क्या? सोचो। हाँ सर, लिख सकते हो, दोनों दोनों सेम ही लिख होता है। सकते, दोनों सेम ही हो रहा है। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ये पहली प्रॉपर्टी जो कि मैंने क्लास 8 या फिर यहाँ से कहीं से तो भी उठाई हुई तुम्हारी, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट जहाँ पे तुमने पढ़ा होगा। ठीक, अब मैं जाता हूँ दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी लॉग की उठा रहा हूँ मैं, लॉग की प्रॉपर्टी कि यार कभी अगर ऐसा रहा 1 अपॉन लॉग a टू द बेस b, तो उसको मैं लिख सकता हूँ न्यूमरेटर में log b टू द बेस a लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी मैंने दी हुई है तुम्हें कि अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो बेसिस और उसके साइड वाली जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाती है। हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट कहता है 9 रेज टू 1 अपॉन log 3 टू द बेस 2 इज लेस देन इक्वल टू log x टू द बेस 2। ठीक, इसका मतलब मुझे ये अपॉन में लॉग अच्छा नहीं लग रहा, मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा तो वो दिखेगा 9 रेज टू log 2 टू द बेस 3। मैंने तब ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली, उसको न्यूमरेटर में ले गया और दोनों इंटरचेंज हो गए। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा और आगे, log x टू द बेस 2 एज इट इज रहने दे रहा हूँ। मैं 9 को लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर। क्या लिख रहा हूँ? 3 का स्क्वायर और उसके पावर में बैठा log 2 टू द बेस 3। क्या ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं? तुमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था हाँ हो सकते हैं। मतलब 3 की पावर में log 2 टू द बेस 3 और 2 बाहर चला गया और वो आ गया लेस देन इक्वल टू log x टू द बेस 2। मैंने एक और प्रॉपर्टी दी थी log में, log a टू द बेस a, या फिर ऐसे देखते हैं log a टू द बेस a, ऊपर में n है तो आंसर में n आता है। चेक करो लॉग में, लॉग में चेक करो क्या दिया हुआ था मैंने कि अगर इस तरीके से दिख जाता है, या फिर ये वाली सच्चा कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी दी थी जरा एक बार तुम चेक करते चलो, a रेस टू log 2 टू द बेस a, या b लिखता हूँ यहाँ पर, तो आंसर में ये और ये मैचिंग मैचिंग है तो आंसर में b आ जाता है। ठीक है, चेक करो प्रॉपर्टी लॉग के इसमें, ये देख के रखना आप बाद में प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 3 है, ये 3 है, दोनों मैचिंग मैचिंग है, मतलब 2 क्या हो जाएगा? 2 नीचे आ जाएगा और हमारे पास बचेगा आगे 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू log x टू द बेस 2। सही है, मतलब 4 इज लेस देन इक्वल टू log x टू द बेस 2। अब मैं लॉग को डंडी मारूंगा, लॉग को डंडी मारूंगा तो बेस का 2 किधर जाएगा? बोलो। 4 लॉग के को नीचे। डंडी मार, 4 के नीचे जाएगा। मतलब मैं अगर इसी इनइक्वलिटी को इस तरीके से लिख रहा हूँ, log x टू द बेस 2, 4 डंडी पड़ी, x इज ग्रेटर देन 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 4 मतलब x इज ग्रेटर देन टू 16। क्या बात सही है? ये पहला पार्ट कंप्लीट किया हमने। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते। दूसरा पार्ट क्या कह रहा था? दूसरा पार्ट था log x टू द बेस 2 लेस देन इक्वल टू log ऑफ 27 टू द बेस 8। ठीक, इनको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, log x टू द बेस 2 लेस देन इक्वल टू 27 को लिख रहा हूँ 3 का क्यूब और 8 को लिख रहा हूँ 2 का क्यूब। ध्यान से थोड़ा और फैला के लिखते हैं, log 3 का क्यूब 2 का क्यूब। और मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी? कि अगर a की पावर n है तो n आगे आ जाता है, याद है? सिमिलरली अगर कभी ऐसा हो जाता है a टू द b की पावर n है तो बेस की पावर 1 अपॉन n में आ जाती है और वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं वही चीज करने वाला हूँ।
इस 3 का जो पावर है वो आगे आ जाएगा और 2 की पावर जो 3 है वो अपॉन में चली जाएगी, और इस वजह से हमारा क्वेश्चन जो है वो दिखने लगेगा log x to the base 2 equal to 3 upon 3 log 3 to the base 2। सही है, यहाँ पे 3 कट गया तो हमें मिला, अरे यहाँ पर क्या था, लेस देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल, सो log x to the base 2 लेस देन इक्वल टू log 3 to the base 2। दोनों तरफ सेम सेम लॉग है तो डंडी मारी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंटी लॉग ले लिया मैंने, सो बेसिकली x इज लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। अब आते हैं, हमें दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है या इंटरसेक्शन करना है? दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए, क्या बोल रहा है, सोचो। मतलब दिस एंड दिस है या दिस और दिस बोल रहा है, इतना तो समझ में आना चाहिए ना यार, फिर कैसे ग्राफ प्लॉट होगा। एंड है सर। एंड है, एंड होना चाहिए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। अब पहले वाले ग्राफ से हमारे पास देखो क्या है, क्या बोल रहा है, एक्स कैसा होना चाहिए, 16 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कहीं तो भी 16 होगा मान के चल रहा हूँ, और वो बोल रहा है 16 के बराबर 16 से बड़ा। और दूसरा वाला क्या बोल रहा है, 3 से छोटा, मतलब 3 के बराबर और 3 से छोटा, दोनों कहाँ पे राजी, इंटरसेक्शन मिल रहा है कि कहीं पे, बोलो, इंटरसेक्शन मिल रहा है? नो सर। नहीं, तो इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे डोमेन इज नल सेट, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो डोमेन इज अ नल सेट, वहां पे फाइल लिख के आ जाना, ध्यान रखना। या फिर फाइल को दूसरी तरीके से दिखाते हैं, डोमेन इज करली ब्रैकेट सिर्फ, मतलब जीरो, जीरो एलिमेंट है उसमें, कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट बना है। क्या बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था ये भी, लॉग की प्रॉपर्टी याद रखनी थी आपको, और वो आप नहीं बता पाए मुझे आज तक, एक हफ्ते बाद भी। ठीक, चलो फिर जेई के स्टूडेंट्स, मुझे लगता है इतना वाइंड अप करते हैं आज के लिए। ठीक, कल अगेन 9 बजे। मुझे बताओ 12th वालों जो टाइमिंग दिया उसमें कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें, स्टेट बोर्ड के लिए? 12th वालों, नो सर। तेजल,